हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई जो 2019 का पेपर हुआ था 29 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में। इसका ये पार्ट 2 है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे, जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको आईएएस गेट सभी का प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसका जितना भी पेपर है 19 का, उसको हम क्या करेंगे, जल्द ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग की हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में 51 से देखेंगे एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच ए कैनाल इज प्रोवाइडेड ओवर द नेचुरल ड्रेनेज इज कॉल्ड। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क में जो हम कैनाल प्रोवाइड करते हैं एवं नेचुरल ड्रेनेज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यदि हम नेचुरल ड्रेनेज को एवं रखते हैं कैनाल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर पासेज बोलते हैं। यदि दोनों सेम लेवल पे होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, लेवल क्रॉसिंग। और कैनाल सिफॉन की बात करें तो ये क्या है, एक्वाडक्ट का ही एक क्या है, टाइप है। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हमको कैनाल को एवं रखते हैं नेचुरल ड्रेनेज से। उसके बाद हम बात करेंगे 52। तो 52 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट स्लाइस वे इन रिजर्वायर इज कॉल्ड। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे लोएस्ट स्लाइस वे से हम नीचे रखते हैं रिजर्वायर में वाटर को, तो उसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। इसमें जो वाटर जो अवेलेबल होता है ये क्या होता है, यूजलेस होता है, एक तरह से उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसके बाद हम बात करेंगे 53 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द बीम कंसिडरिंग डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर द सेम स्पेन एंड लोडिंग। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे डेप्थ जो रिक्वायरमेंट होगा बीम में, जिस केस में क्या, जब स्पेन और लोडिंग क्या होगा, सेम होगा। देखिए इसके लिए हम जानते हैं, यदि हम कैंटिलीवर की बात करें, कैंटिलीवर में तो यहाँ पे हम जानते हैं स्पेन बटे डेप्थ का जो रेशियो होता है क्या होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड की, तो उस केस में जो होता है स्पेन बाय डेप्थ का रेशियो कितना होता है, 20 होता है। और यदि हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस के केस में स्पेन बाय डेप्थ का रेशियो कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ से यदि हम डेप्थ निकालते हैं तो यानी स्पेन बट्टे कितना, 7 बराबर डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे तो स्पेन बट्टे 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेप्थ। इस तरह यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो डेप्थ जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, कैंटिलीवर में ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे कम होगा सिंपली सपोर्टेड में, और उससे कम होगा कंटिन्यूस बीम में। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करेंगे 54। तो 54 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी। देखिए यहाँ पे CPCB का मतलब हो जाता है क्या, ये होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार बोल रहा है सॉलिड वेस्ट जो है जनरेटेड होता है पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी में ये कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको तीनों केस के लिए बता देते हैं। स्मॉल सिटी के लिए इसके लिए होता है 0.1 kg पर कैपिटा पर डे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे मीडियम सिटी का, तो मीडियम सिटी में 0.3 से 0.4 लेते हैं kg पर कैपिटा पर डे। उसके बाद यदि हम बात करें लार्ज सिटी का, तो लार्ज सिटी में हम कितना लेते हैं, ये लेते हैं 0.5 kg पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पे बात कर रहा है हमको लार्ज सिटी का, तो उस केस में कितना 0.5 kg लेते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद बात करेंगे हम 55। तो 55 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है रेड लाइट is used as a signal for stop as it is visible from greater distance than other color because of it। देखिए बात कर रहा है रेड लाइट को जो हम यूज करते हैं सिग्नल के रूप में, तो ये दूर से दिखता है। इसका मेन रीजन जो है क्या, इसका जो होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर कलर ऑन विजिबल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 55 का, ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद हम बात करेंगे 56 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है what must be radius of a circular curve for railway of chord length 30 meter where the degree of curve is 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ कर्वेचर हमको 2 डिग्री दिया हुआ है, बोल रहा है हमको रेडियस बताने के लिए 30 मीटर लेंथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं डिग्री का जो फार्मूला होता है ये होता है 1719 बटे आर, ये हो गया जब हम लेंथ 30 मीटर लेते हैं तो। ठीक है, और यदि हम 20 मीटर के लिए बात करें तो ये तो होता है 1146 बटे आर, ये हो गया लेंथ जब लेते हैं 20 मीटर। ठीक है,
इसके लिए हो गया। बट यहाँ पे हमको 30 मीटर के लिए पूछा है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिग्री हमको कितना दिया हुआ कर्वेचर का, ये 2 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे और यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। तो ये जो आर मेरा निकल के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 856.5, यानी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 860 मीटर के आसपास। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया थर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे 57 हमको यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। देखिए यहाँ पे बात करें स्ट्रैटिफाइड रॉक का, तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। तो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। उसके बाद हम बात करेंगे 58। तो 58 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4 कॉलम are identical in all parameters except int condition, arrange them in their ascending order of load carrying capacity। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे 4 कॉलम हमको दिया हुआ है, तो बोल्ड है इसको इंट कंडीशन के रिस्पेक्ट में इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए, अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे तो चारों केस का। तो चारों केस में जैसे मान लीजिए हम पहला देखें, जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते हैं, बोथ इंट फिक्स्ड कर देते हैं। यदि बोथ इंट फिक्स्ड करेंगे तो एल इफेक्टिव मेरा क्या होता है, हम बोथ इंट फिक्स करेंगे तो एल इफेक्टिव जो होगा मेरा कितना, L/2 के बराबर। ठीक है, यदि हम बोथ इंट जो है हम हिंज करेंगे तो उस केस में एल इफेक्टिव जो होता है मेरा ये एल के बराबर होता है। ठीक है, और यदि हम एक इंट फिक्स्ड करेंगे और एक इंट फ्री करेंगे, यानी 1 इंट क्या करेंगे हम फिक्स्ड करेंगे और 1 इंट फ्री करेंगे, तो उस केस में जो होता है एल इफेक्टिव जो होता है 2L के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम देखें 1 इंट फिक्स्ड करें और अदर इंट हिंज करें, यानी 1 इंट क्या करेंगे फिक्स्ड करेंगे एंड अदर क्या करेंगे हिंज करेंगे, तो उस केस में एल इफेक्टिव जो होता है ये L/√2 के बराबर। ये मेरा हो गया। अब जब हम इसका लॉड का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P = π² EI/π² इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, एल इफेक्टिव के केस में बोल रहा है और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इन कंडीशन। तो एल इफेक्टिव का वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों के केस में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चारों केस में जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हमको लॉड जो निकल के आता है, तो सबसे ज़्यादा किस में मतलब आता है, ये आता है मेरा बोथ इंट जब फिक्स्ड करेंगे तो उस केस में आएगा। उससे कम जो होगा किस में 1 इंट फिक्स्ड रहेगा एंड अदर इंट हिंज रहेगा, उसमें उससे कम आएगा। बोथ इंट क्या होगा, हिंज होगा, उसमें उससे कम आएगा किस में, तो 1 इंट फिक्स्ड रहेगा, अदर इंट क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यानी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में बोला अरेंज करने के लिए, तो पहले थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 2। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 58 का, ये हो गया 1। उसके बाद हम बात करेंगे 59। तो देखिए 59 का थोड़ा हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं था और ये हम सजेस्ट भी करेंगे, यदि एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में है तो आपको टाइम का पता ही है कितना दिक्कत होता है, तो वहाँ आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर जो है करेक्ट ये है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन हमको थोड़ा प्रॉब्लम था। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, उसको भी हम छोड़ दिए। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं यदि उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो। ठीक है, 59 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 60 में दिया हुआ यहाँ पे कैलकुलेट द पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2011 बाय द अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मेथड का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हमको ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ पॉपुलेशन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो इसके लिए जैसे देखिए 51 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस यदि हम लेते हैं तो ये कितना आता है 9000 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 7000 के बराबर आ जाएगा, और इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम 12000 आ जाएगा। ठीक है, ये हम निकालें, हमको बोल रहा है 2011 में निकालने के लिए। तो यहाँ पे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का जो फार्मूला होता है ये होता है Pn = P0, ठीक है, प्लस NX। ठीक है, तो x हो गया मेरा ये एवरेज जो लेते हैं अर्थमेटिक मीन, इसका जो ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, उसका फिर हम क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन लेते हैं। यहाँ से यदि हम x डैश निकालने तो क्या हो जाएगा 9000, इसको हम सिर्फ 9 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, प्लस 12 लिखते हैं। ठीक है, बट 3 कर देंगे तो यहाँ पे 1000 में हमको आ जाएगा, और ये जो निकल के आ जाएगा 933.33। ठीक है, ये मेरा निकल के आया कि यहाँ पे 1000 के टर्म में, तो इसलिए हम इसको लिख दिए। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया, x डैश का। और n की बात करें तो ये डीके होता है। डीके मतलब कहने का मतलब हुआ क्या, मतलब 10 ईयर का
1 डीके के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको बोल्ड है लास्ट 1981 दिया हुआ, बोल्ड है 2011 का। तो यहाँ पे 81 से 91 देखेंगे तो 1 डीके हो गया। 1991 देखेंगे, उसके बाद 91 से 2001 देखेंगे तो 2 हो गया, और उससे 2001 से 2011 देखेंगे तो 3rd हो गया। यानी n इक्वल टू मेरा कितना होगा, 3rd हो जाएगा, क्योंकि 10 ईयर्स का डिफरेंस होता है। अब पी नॉट जो लेते हैं, जो मेरा क्या होता है, इनिशियल होता है। ठीक है, इनिशियल करने का मतलब जो लास्ट हमको दिया हुआ है वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,28,000। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट हो गया, n इक्वल टू हमको 3 हो गया, x इक्वल टू जो हम अभी x डैश निकाले हैं वो हो गया। सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएगा कितना, ये जो निकल के आएगा 1,56,000। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 2। उसके बाद हम बात करेंगे 61 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। देखिए बात करें प्लाईवुड के रिस्पेक्ट में हमको ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सेकेंड, यानी 3 या मोर वर्नियर इज ऑड नंबर आर प्लेस वन एबव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 2। उसके बाद हम बात करेंगे 62 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज फॉर ए कंप्रेसिव मेंबर इन स्टील विच बकलिंग क्लास सेक्शन कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंपैरेटिवली। देखिए आप बात कर रहे हैं आईएस कोड के अनुसार हमको यहाँ पे डाटा का डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा ABCD में से किसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बता दें आपको, जो इसके लिए जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो जो डायग्राम दिया गया पेरी रॉबर्टसन अप्रोच के द्वारा। ठीक है, तो उसमें जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखता है हमको, जिसमें हम लेते हैं क्या FCD बटे FY और यहाँ पे लेमडा, इस दोनों के रिस्पेक्ट में हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा 0.9 है, यहाँ पे देखिए 0.8 है, इसी तरह हम इधर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और इधर में यदि बात करें तो 5, 1, 1.5, 2, 2.5। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किए। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से इसको हम मेरा डायग्राम आता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आता है, ये इस टाइप से आता है। तो इसको हम A से डिनोट करते हैं, इसको B से करते हैं, इसको क्या करते हैं C से डिनोट करते हैं, इसको D से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए FCD की बात करें तो FCD हो गया मेरा क्या, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FY हो गया मेरा क्या, यील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ ये डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे बात कर रहा है बकलिंग क्लास सेक्शन के लिए मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस किस डायग्राम का हुआ। तो देखिए ये जो दिख रहा है हमको A सबसे एबव है, यानी इसका जो है मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कैरिंग एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसका जो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करेंगे 63 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग कर्व्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवेज फॉर सच कर्व रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। देखिए आप बात कर रहा है फुलफिल जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व का जो रिक्वायरमेंट है वो जो फुलफिल करता है वो करता है कौन, स्पाइरल कर्व। स्पाइरल कर्व क्या है, एक तरह का आइडियल ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 63 का ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम बात करेंगे 64। ठीक है, 64 में हमको दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ फ्लाई आस्क यूज इन हाई वॉल्यूम फ्लाई आस्क कंक्रीट। तो देखिए फ्लाई आस्क जो हम यूज करते हैं हाई वॉल्यूम फ्लाई आस्क कंक्रीट में, तो इसके लिए हम कितना यूज करते हैं, 50 से 60%। ठीक है, तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसके बाद हम बात करेंगे 65 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट फेरस मेटल शीट फ्रॉम कोरोजन they are dipped in a bath of molten zinc to added protective layer of its on the sheet. This process is called, देखिए हम जानते हैं गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका हम क्या करते हैं उस पर लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, तो 65 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद करें हम 66 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4.6 टाइप बोल्ट कन्फर्मिंग टू IS 1367 रिस्पेक्टिवली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ विल बी। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे ग्रेड हमको 4.6 दिया हुआ है, उस केस में बोल्ड है क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ये होता है जो यहाँ पे 4.6 ग्रेड दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे 4 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ये हो गया कितना मेरा 400 मेगा
पास्कल, ठीक है। और यदि हमको यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता है तो यहाँ पे 4.6 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं यील्ड स्ट्रेंथ को, ये जो होता है मेरा 0.6 होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉइंट में जो 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6 और इनटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ये जो 400 आया उसको हम क्या करेंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 मेगा पास्कल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया 400 मेगा पास्कल और यहाँ पे हमको यील्ड स्ट्रेंथ आ गया 240 मेगा पास्कल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 67 हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ओवरऑल डेप्थ 150 mm हैज न्यूट्रल एक्सिस एट 50 mm फ्रॉम एक्सट्रीम टॉप फाइबर, परमिसेबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इन एक्सट्रीम compression and extreme tension fiber are resisted to 15 megapascal and 25 megapascal respectively if the load on the beam is increased gradually then। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे जो सिंपली सपोर्टेड हमको बीम दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे जिसका ओवरऑल इसका हम स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये बोल रहा है जो यहाँ पे देखिए टोटल डेप्थ हमको कितना 150 दिया हुआ है, हम 150 हमको दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है न्यूट्रल एक्सिस जो हम लेते हैं एबव एक्सट्रीम का वो कितना है 50 दिया हुआ है और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि न्यूट्रल एक्सिस नीचे वाले उसको हम कंक्रीट के लिए देखते हैं, इसको सिग्मा टेंशन के लिए देखते हैं, ठीक है, वो कंप्रेशन के लिए टेंशन के लिए। तो देखिए जिसका डेप्थ ज़्यादा होगा उसमें क्या होता है पहले जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। अब फिर भी यदि हम लोड इंक्रीज करते हैं, यदि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पहुंचेगा उसके बाद भी यदि हम लोड अप्लाई करते हैं तो वही क्या होगा पहले फेल्ड होगा, तो यानी टेंशन वाला जो पार्ट है जो क्या होगा पहले फेल्ड होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी फेल्योर ऑफ सेक्शन विल बी ड्यू टू स्ट्रेस इन एक्सट्रीम बॉटम फाइबर रीच टू मैक्सिमम परमिसेबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब पहले जो है टेंसाइल स्ट्रेस में ये क्या होगा टेंशन में फेल होगा क्योंकि वो पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 68 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 68 में ये हमको दिया हुआ है हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोटार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कितना हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट मोटार में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। तो ये देखिए बुक में उसका वैल्यू दिया हुआ है, ये जो हम यूज करते हैं इक्वल टू P/4+3, यहाँ पे प्लस है +3% ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड वेयर P इज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे P जो है मेरा क्या वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, तो ये हम इतना क्या यूज करते हैं वाटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को मेजर करने के लिए। तो 68 का जो सही हो गया ये हो गया 1। उसके बाद हम बात करें 69, तो 69 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए रेक्टेंगुलर बीम शैल नॉट एक्सीड डाइस वेयर बी इज विड्थ, डी इज ओवरऑल डेप्थ एंड डी इज इफेक्टिव डेप्थ। देखिए बात कर रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन जो हम लेते हैं कितना लेते हैं 4% BD, यानी D जो यहाँ पे होता है ओवरऑल डेप्थ की बात करता है, ठीक है। और यदि हम मिनिमम एरिया की बात करें तो मिनिमम एरिया जो होता है AST मिनिमम बट्टे BD बराबर 0. कितना 85/FY, ये यहाँ से हम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ये हम लेते हैं 4% BD यानी 0.04 BD के बराबर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 1। उसके हम बात करेंगे 70 में हमको दिया हुआ है इफ़ द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन AB इज इक्वल टू 40 डिग्री 15 मिनट देन व्हाट विल बी द फोर बेरिंग ऑफ लाइन BA। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर बेरिंग ऑफ लाइन AB का दिया हुआ है, द फोर बेरिंग ऑफ लाइन BA का बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम यदि यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ हमको इस टाइप का दिखेगा, जैसे मान लीजिए हम नॉर्थ लाइन से लेते हैं, मतलब उसका नॉर्थ से, तो ये मेरा हो गया इसका क्या फोर बेरिंग जो कितना है 40 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया, ये B हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें, तो इसका यदि हम AB का बैक बेरिंग जो यदि ड्रॉ करें तो ये होगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं जो नॉर्थ से जो होता है उस लाइन को जो टकराता है उसको हम क्या करते हैं बोलते हैं बैक बेरिंग। इसका बैक बेरिंग कितना हो जाएगा 180 प्लस 40 डिग्री कितना 40 डिग्री 15 मिनट, फिर ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका बैक बेरिंग, क्योंकि हम जानते हैं बैक बेरिंग बराबर जो होता है क्या होता है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यदि ये फोर बेरिंग जो है 180 से एबव रहेगा तो 180 माइनस कर देंगे, 180 से कम रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे 180 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बैक बेरिंग आता है, ठीक है। तो इसका ये बैक बेरिंग आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें, जो इसका बैक बेरिंग होगा
ठीक है। मतलब ए बी का जो बैक बेरिंग होगा वही बी ए का क्या होता है, फोर बेरिंग के रूप में काम करता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो ए बी का जो क्या होगा बैक बेरिंग, वही मेरा क्या होगा बी ए का फोर बेरिंग। ठीक है, फोर बेरिंग। तो यहाँ पे हम कितना निकाले थे 180 प्लस यहाँ पे था कितना 40 डिग्री 15 मिनट। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितना निकल के आता है 220 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम बात करेंगे 71 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट मेजर इन स्क्वायर मीटर। देखिए बात कर रहा है इसमें से कौन सा क्वांटिटीज है जिसको हम स्क्वायर में मेजर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें डैम्प प्रूफ फोर्स को हम स्क्वायर में मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। लीफ ऑफ डोर एंड विंडोज इन वुड, इसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद आरसीसी वर्क फॉर स्टेयरकेस, इसको हम क्या करते हैं क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसके अलावा पेंटिंग ऑन वॉल्स एंड अंदर साइड ऑफ स्लैब है, तो उसको भी हम क्या करते हैं स्क्वायर मीटर में हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद हम बात करेंगे 72 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है डेड मैन इन ए टर्म रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज ऑफ। देखिए बात करें डेड मैन जो है इसका जो हम यूज करते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटी में, तो ये जो हम यूज करते हैं एक्सकेवेशन और अर्थ वर्क के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद हम बात करेंगे 73 में हमको दिया हुआ है इन 1:36 मॉडल ऑफ ए स्पिलवे द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप। देखिए बात करें यहाँ पे मॉडल का हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, बोल रहा है प्रोटोटाइप का वेलोसिटी बताने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रॉड नंबर का मॉडल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड मॉडल जो होता है ये होता है मेरा v/√L इंटू जी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं किसके लिए मॉडल के लिए, और इसी सेम हो जाएगा v/√L और जी, इसको हम प्रोटोटाइप के लिए हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम v मॉडल बटे v प्रोटोटाइप निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से हमको निकल के आ जाएगा। जी तो दोनों में कॉमन होगा तो ये तो हट ही जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो v/v प्रोटोटाइप में ये रूट अंडर में आ जाएगा क्या LM लेंथ मॉडल का और लेंथ प्रोटोटाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको जो 1:36 दिया है स्केल, वो जो होता है लेंथ ऑफ मॉडल बटे लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लिखें VM/VP तो ये जो मेरा बराबर हो जाएगा √1/36। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे हमको मॉडल का जो है कितना वेलोसिटी दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप निकल जाएगा। और ये जो निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से यदि हम VP निकाल लेते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd। उसके बाद हम बात करेंगे 74 में हमको दिया हुआ है बॉइलिंग ऑफ वाटर या एडिंग लाइम इन वाटर विल रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ ड्यू टू। तो देखिए बॉइलिंग हम जो वाटर करते हैं या लाइम उसमें मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं टेम्प्रोरी हार्डनेस को दूर करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो ये जो मेन प्रेजेंस होता है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर या लाइम के द्वारा हम क्या करते हैं हटाते हैं। ये मेरा टेम्प्रोरी हार्डनेस को दिखाता है। ठीक है, तो इसका जो हो गया ये हो गया 4। उसके बाद हम बात करें 75 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 12 किलोमीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल ऑन ए मैप, द स्केल ऑफ द मैप इज। देखिए बात करें यहाँ पे स्केल ऑफ मैप बताने के लिए, तो यहाँ पे हम आपको देखिए पहले हम एरिया वाला निकालेंगे, तो एरिया वाला देखिए मैच नहीं करता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे लेंथ के टर्म में निकालेंगे, तो वो केस में हमको क्या होता है मैच करता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एरिया वाला स्केल मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिया स्केल का जो फार्मूला होता है ये होता है एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मैप। ठीक है, ऑन मैप बटे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड, ये इसका रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि हम एरिया ऑफ मैप निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.5 इंटू 0.5, तो ये निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ग्राउंड हमको दिया हुआ 12 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम दोनों का रेशियो निकालें, यानी यहाँ पे हम पुट कर दे क्या 0.75 और इसको मीटर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴, तो ये हो गया
हाँ, बट यहाँ पे हम एरिया जो है इसका हम यूज कर लेंगे। ये जो हो जाएगा 12 × 10⁶, क्योंकि किलोमीटर है तो इसको हटाएंगे, किलोमीटर स्क्वायर है तो उसको हटाएंगे, 10⁶ हो जाएगा। ये भी मीटर में आ गया। तो यहाँ से यदि हम एरिया ऑफ स्केल निकालते हैं तो ये आ जाता है 1/16 × 10⁻10। ठीक है, 10। तो ये हमको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया स्केल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ के टर्म में देखते हैं जो ये उसका आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लेंथ स्केल देखेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल इसको हम इक्वेट कर देते हैं विड्थ ऑफ स्केल से। तो ये हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको लेंथ इतना दिया हुआ, विड्थ हमको इतना दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेंथ बट्टे 1.5 बराबर कर देंगे विड्थ बट्टे 0.5। तो यहाँ पर लेंथ देखें तो लेंथ जो मेरा अप्रॉक्स आ जाता है 3 विड्थ के बराबर। ठीक है, 3 टाइम्स विड्थ के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एरिया हमको दिया हुआ है कितना 12। तो हम यहाँ पे जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ बराबर हो जाता है क्या 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो लेंथ इक्वल टू यदि हम 3b यूज कर लें, यहाँ पे 3b यूज कर लें, यहाँ से हमको विड्थ निकल जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें विड्थ निकाल लें तो विड्थ बराबर हमको कितना निकल के आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर आ जाता है। और लेंथ 3 टाइम है तो ये क्या कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लीनियर लेंथ मतलब लेंथ का स्केल निकालेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो लेंथ का स्केल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो एक लेंथ का स्केल हमको 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक लेंथ का स्केल हमको 6 किलोमीटर में आ गया। तो यहाँ पे यदि हम लिखें तो 1.5 इसको मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। अब बट्टे इसको हम यदि मीटर में ले जाएं तो 6 × 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते तो 4 लाख यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसका हम बात करें 76 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ लीज इज 99 ईयर इट इज़ कॉल्ड। देखिए लीज पे जो 99 साल के लिए लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो उसके बाद हम बात करेंगे 77 में यहाँ पर हमको देखिए उसी टाइप का हमको क्वेश्चन दिया हुआ जो एक क्वेश्चन हम छोड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका भी हमको सॉल्यूशन इतना से खुद क्लियर नहीं हो पाया तो इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो जाएगा इसका 3.375 मीटर स्क्वायर विथ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हो गया 3rd। उसका हम बात करेंगे 78 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन एज रिकमेंडेड बाय IRC ऑन हीली रोड। देखिए बात कर रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन की हीली रोड के केस में। तो यहाँ पर हम सभी कंडीशन के लिए बता देते हैं। जब हम प्लेन रोल टेरेन की बात करें तो उस केस में मैक्सिमम कितना लेते हैं 7% लेते हैं। हिली टेरेन की बात करें तो उस केस में हम 10% लेते हैं। और अर्बन रोड के लिए हम कितना लेते हैं 4% लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है हिली रोड का, तो इसके में हम 10% लेते हैं। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 2। उसका हम बात करेंगे 79 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड वेयर O is original value, S is scrap value and N is life of the structure in year। तो देखिए हम एनुअल डिप्रिसिएशन इसको हम D से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ओरिजिनल क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे हम लेते हैं लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर ईयर, मतलब जिसको हम N से डिनोट करते हैं, मतलब लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर ईयर। यहाँ पे क्या दिया हुआ ओरिजिनल वैल्यू को हम O से डिनोट करते हैं तो O लिखेंगे। और यहाँ पे हमको दिया हुआ स्क्रैप वैल्यू को S से डिनोट करते हैं तो S लिखेंगे। और N लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम N लेंगे। तो इसका जो मेरा सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 2। उसका हम बात करेंगे 80 नंबर। 80 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप। देखिए लेमिनार फ्लो के केस में हम जानते हैं क्या होता है जो फ्लूइड जो फ्लो करता है एक पैरेलल पाथ में क्या करता है फ्लो करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखें पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल क्रॉसेस पाथ ऑफ नेबरिंग पार्टिकल, मतलब बोल रहा है एक दूसरे पार्टिकल को क्या करता है क्रॉस करता है। तो ये तो टर्बुलेंट फ्लो में होता है ना कि लेमिनार में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद 3rd में दिया हुआ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। तो हम जानते हैं लेमिनार के केस 2000 से लेस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/3 क्या है करेक्ट है। 4 दिया हुआ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000। तो ये टर्बुलेंट के केस में होता है। तो यहाँ पे मेरा गलत हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे देखें तो गलत हो गया मेरा 2nd और 4th। और यहाँ पे 1 और 3rd क्या हो गया
सही हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ट्रू। उसके बाद हम बात करेंगे 81 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन ए गुड ब्रिक अर्थ। देखिए यहाँ बात कर रहा है गुड ब्रिक अर्थ में जो मैक्सिमम परसेंटेज हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखें सिलिका का जो वैल्यू होता है सिलिका का लेते हैं कितना 50 से 60% के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें एल्यूमिना का, तो एल्यूमिना का जो हम लेते हैं 20 से 30%। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बात करें तो आयरन ऑक्साइड हम लेते हैं 5 से 6%, ठीक है। और लाइम की बात करें तो लाइम लेते हैं कितना, लाइम लेते हैं हम इसके लिए 5%, ठीक है। और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मैग्नीजा हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी सबसे मतलब बोल्ड है मैक्सिमम परसेंटेज यूज़ करते हैं। उसका हम बात करेंगे 82 हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीक्लोरिनेटिंग एजेंट। देखिए बात कर रहा है इसमें से कौन जो है डीक्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं है। उसके बाद देखिए ये सभी जो है डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, ठीक है। तो इसका जो सही हो गया ये हो गया 4। उसका हम बात करेंगे 83 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप। ये प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप, तो सबसे पहले बता दें प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप किस टाइप के क्रॉप को बोलते हैं। देखिए ऐसा क्रॉप जिसका कल्टीवेशन यानी जिसका खेती जो होता है लार्ज क्वांटिटी में होता है। लार्ज क्वांटिटी का मतलब लार्ज एरिया में होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, जैसे टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, रबर आ गया, उसके बाद कोकोनट हो गया, तो और उसके बाद वाइल्ड सबका जो खेती होता है तो वो सब लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। मतलब लार्ज लैंड का यूज करते हैं इसके खेती के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी टे। उसका हम बात करेंगे 84। तो 84 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है 84 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ ओपनिंग एक्सीडिंग विद डिडक्शन शैल बी मेड विल प्रिपेयरिंग बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर रूफ कवरिंग एंड क्लैडिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम एरिया ऑफ ओपनिंग एक्सीड कर कितना लेते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर। इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करेंगे 85 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। ये बात करें फ्लैश सेटिंग के लिए कौन जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है C3A, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसका हम बात करेंगे 86 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है द ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग इज 2.5 मीटर ऑन ए स्टाफ which was improperly held at a station such that its slope was 20:1 the correct staff reading is। देखिए बात करें यहाँ पे करेक्ट स्टाफ रीडिंग बताने के लिए, तो यहाँ पे जब यहाँ पे दिया हुआ हमको दिया हुआ है ऑब्जर्व किया है स्टाफ रीडिंग 2.5 मीटर जो क्या है इम्प्रॉपर हेल्ड है स्टेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यदि हम डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। मान लीजिए ये मेरा क्या है AB है, जो ये हमको दिखाता है क्या जो स्टेशन जो है मतलब क्या ओरिजिनल स्टेशन है जो मतलब करेक्ट है, ट्रू पोजीशन पे है, यानी ट्रू पोजीशन पे ये है। और ये हमको जो दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है क्या इसको हम BC मान लेते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है जो एक्चुअल में जिसका लेंथ हमको कितना 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका यदि हम स्केल दिया हुआ है तो स्केल यदि हम देखें तो स्केल हमको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो ये हमको दिया हुआ है 1:20 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये थीटा और ये थीटा क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको स्केल निकाला है ओरिजिनल स्केल, तो ए भी निकालना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे यदि देखिए AB बराबर तो ये क्या आ जाएगा 2.5 cos थीटा के बराबर आ जाएगा, cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम cos थीटा जो निकालेंगे तो स्केल का यूज करके, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से ये निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या D मान लेते हैं, तो BD हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम BD लेंगे तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो ये BD बराबर कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा √401, ठीक है, 401 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे। यदि हम cos थीटा निकालेंगे cos थीटा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हम जानते हैं B/H के बराबर होता है। तो B मेरा ये हो गया कितना 20 और H हमको निकल गया 401 रूट अंडर में। तो यहाँ पर हम 20 बट्टे क्या करेंगे और रूट अंडर में 401 ले लेंगे। तो cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे हम यदि पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा करेक्ट रीडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आ जाता है AB बराबर ये आ जाता है 50 बट्टे रूट अंडर
401 के बराबर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। उसका हम बात करेंगे 87 हमको दिया हुआ है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज जनरली अबाउट। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सीमेंट के लिए यूज करते हैं कितना 3.15। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 2, ठीक है। उसके हम बात करें 88, तो 88 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है 88 में इफ ई इज द क्लोजिंग ईरर इन द bearing for a 5-side traverse then what will be the correction in the bearing of 5th line। देखिए आप बात कर रहा है ई जो हमको क्लोजिंग ईरर दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग ईरर दिया हुआ 5 साइड है, यानी यहाँ पे बात कर रहा है करेक्शन हम 5th लाइन में करेंगे तो ये जो क्लोजिंग ईरर होगा मतलब ये ईरर होगा ई के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 4। उसका हम बात करेंगे 89 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है concrete in the member represented by chord test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of chords is equal to at least -% of cube strength of the grade of concrete specified for the corresponding एज, ठीक है। इसके लिए हम कितना लेते हैं क्यूब स्ट्रेंथ कोर जो ये जो इक्वल होता है 85% के अप्रॉक्स, ठीक है। तो 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसके बाद हम बात करेंगे 90 नंबर। 90 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विक सैंड। देखिए बात कर रहा है क्विक सैंड के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, पहला दिया हुआ इट इज ओनली ए कंडीशन बट नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए क्विक सैंड जो है कोई भी सैंड नहीं है, ठीक है, एक तरह का कंडीशन है जिसको हम क्विक सैंड के नाम से जानते हैं, न कि ये सैंड है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड हमको दिया हुआ है इट इज़ ए कंडीशन एंड ए टाइप ऑफ सैंड टू। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है। थर्ड में हमको दिया हुआ है क्विक सैंड कंडीशन रिच व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी। देखिए क्विक सैंड कंडीशन के केस में जो होता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रॉक्स हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक इसका जो फार्मूला होता है G-1/1 + E, ठीक है। इस तरह हम इसको निकालते हैं तो और इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं क्विक सैंड कंडीशन के केस में, ठीक है। उसका 4 देखेंगे क्विक सैंड कंडीशन अकर्स मोर कॉमनली इन कोर्स ग्रेन सैंड या ग्रेवल देन फाइन सैंड। तो देखिए क्विक सैंड कंडीशन का जो होता है ये फाइन सैंड में होता है, न कि कोर्स सैंड में होता है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 मेरा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3। उसका हम बात करेंगे 91। तो 91 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट from the gross rent या income is set aside annually to accumulate the cost of construction when the building life is over is called। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इसके लिए जो हम कोस्ट जो निकालते हैं बिल्डिंग लाइफ ओवर जब हो जाता है तो उसके लिए जो हम एनुअल कोस्ट जो निकालते हैं ये निकालते हैं सिंकिंग फंड फार्मूला का यूज करते हैं। इस मेथड का यूज करके हम क्या निकालते हैं, निकालते हैं कोस्ट, ठीक है। तो इसका हो गया 3rd। उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे 92। तो 92 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाई एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड या ईयर इज कॉल्ड। तो देखिए जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्रॉप पीरियड मतलब जब तक जैसे हम पौधे लगाते हैं जब तक इसका कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब कटाई करते हैं तो उस पीरियड तक में जो वाटर रेगुलर वे में सप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन तो हम जानते हैं जो वाटर को ग्राउंड वाटर से उसको निकालते हैं उसके बाद हम सप्लाई करते हैं मतलब इरिगेट करते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो होता है तो हम जानते ही हैं जो इसमें क्या करते हैं प्लांट के पौधे को जो होता है उसके जड़ के आसपास से हम पाइप को पतले पाइप सेट करते हैं जो कम वाटर का रिक्वायरमेंट मतलब कम वाटर का क्या होता है इससे खपत होता है, ठीक है। तो ये हो गया पेरिनियल मतलब जो रेगुलर सप्लाई होते रहेगा क्रॉप पीरियड तक। और यहाँ पे इनुटेशन इरिगेशन बोलेंगे तो इसमें देखिए जैसे मेन रूप से होता है जो हम रिवर और के द्वारा करते हैं तो ये जब बारिश हुआ तो उस समय सप्लाई होगा उसके बाद क्या होता है ये सूख जाता है तो ये नहीं मतलब रेगुलर वे में वाटर का सप्लाई इससे नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 1। उसके हम बात करेंगे 93। तो 93 में हमको दिया हुआ है द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ फिलेट वेल्स शैल बी, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम लेंथ बोल रहा है इंटरमीडिएट फिलेट वेल जो हम लेते हैं उसमें कितना लेते हैं 40 mm या 4 times द साइज ऑफ वेल्ड। 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करेंगे 94 में हमको दिया हुआ है
द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव ऑफ कंक्रीट इज। देखिए बात कर रहा है रप्चर ऑफ कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कंक्रीट में रिलेशन बताने के लिए। तो हम जानते हैं जो ये हो गया एफ सी के मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको जो फार्मूला होता है मेरा मॉडुलस ऑफ रप्चर का ये होता है FCR इक्वल टू 0.7 रूट अंडर FC और FC हो जाता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया थर्ड। उसके हम बात करेंगे 95। तो 95 में हमको दिया हुआ है फॉर ए पाइप ऑफ डायमीटर 1 मीटर व्हेन रनिंग फुल द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विल बी। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताने के लिए। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो हम फार्मूला जानते हैं, ये जानते हैं R इक्वल टू ये होता है एरिया बटे पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है डायमीटर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पाइप का डायमीटर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया बराबर जो हम निकालेंगे तो एरिया हम जानते हैं ये होता है क्या पाई बाय 4d² के बराबर। तो d बराबर 1 है तो यहाँ पुट कर देंगे तो एरिया बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 के बराबर। यदि पेरीमीटर की बात करें तो ये जो होता है पाई इंटू डी के बराबर, यानी पाई इंटू डी के बराबर। तो डाया बराबर 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पाई यानी पेरीमीटर। आज दोनों का हम रेशियो यदि निकाल लें यानी R बराबर हो जाएगा मेरा क्या पाई बट्टे 4 बट्टे पाई हो जाएगा। तो इसको यदि हम हटा दें तो ये जो मेरा R बराबर आ जाएगा 1/4 के बराबर, यानी कितना R बराबर आ जाएगा 0.25 के बराबर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 96। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए आप बात करें इसमें से कौन सा ट्रू है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी ए सिलेंडर सेक्शन शैल नॉट बी यूज एज ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, सिलेंडर सेक्शन का हम यूज नहीं करते कंप्रेशन मेंबर में, क्योंकि ये जो होता है बकलिंग में फेल हो जाता है बिफोर रीडिंग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम बात करेंगे 97 हमको दिया हुआ है व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सैंपल फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टोन इफ द डायमीटर इज 50 mm। देखिए बात कर रहा है जो हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हम टेस्ट करते हैं स्टोन में, तो उसमें बोल रहा है हाइट क्या होगा सिलेंड्रिकल सैंपल का। तो यहाँ पर हम बता दें जो इसका जो रिलेशन होता है डाया बट्टे हाइट जो होता है इसका रेशियो होता है 1:2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डाया इक्वल टू कितना 50 mm दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट जो निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100 mm आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4। उसके बाद हम बात करेंगे 98 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट। तो देखिए इसमें बात कर रहा है कौन कोगुलेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी सोडियम सल्फेट क्या है कोगुलेंट नहीं है। इसके अलावा जितना भी है सभी क्या है कोगुलेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 3rd। उसके बाद हम बात करेंगे 99 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे इन इंडिया येलो एंड वाइट कलर ऑन ए माइल्ड स्टोन इंडिकेट्स। देखिए बात करें इंडिया में येलो एंड वाइट कलर का जो माइल्ड स्टोन यूज़ करते हैं हम, तो ये किस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके यहाँ पर हम सबका देख लेते हैं। जैसे नेशनल हाईवे का जो हम यूज़ करते हैं जो यूज़ करते हैं येलो कलर का होता है और वाइट स्ट्रिप होता है। ठीक है, येलो एंड वाइट हो गया। यहाँ पर हम स्टेट हाईवे का देखें तो स्टेट हाईवे में जो हम यूज़ करते हैं ग्रीन एंड वाइट स्ट्रिप यूज़ करते हैं, यानी ग्रीन हो गया एंड वाइट हो गया। उसके बाद यदि हम बात करेंगे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड का या सिटी का मेन डिस्ट्रिक्ट रोड का, तो उस केस में जो हम यूज़ करते हैं ब्लू या ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्रिप होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विलेज रोड का, तो विलेज रोड में जो हम यूज़ करते हैं ऑरेंज एंड वाइट स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है येलो एंड वाइट का, तो येलो एंड वाइट किस केस में यूज़ करते हैं नेशनल हाईवे के केस में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। उसके बाद बात करेंगे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ये हमको क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कंपैक्टिंग ऑफ सॉइल। देखिए बात कर रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है कंपैक्शन ऑफ सॉइल जो करते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी कंपैक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए हम जैसे कंपैक्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है परमेबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि दो सॉइल पार्टिकल के बीच में होता है कंपैक्शन करने से वॉइड जो है घट जाता है। ठीक है, वॉइड जब घट जाएगा तो इसमें से जैसे वाटर जो पास कराएंगे तो इजीली पास नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कंपैक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो ये क्या करता है डिक्रीज कर देता है। तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग रिप्लाई करें और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट सेट लाने वाले हैं। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।